1400 रुपये की मैंने रंगदारी मांगी थी कहीं। इस बात का मुकदमा लिखा गया मुझ पर, गैंगस्टरी कार्रवाई हुई और मुझे जेल जाना पड़ा। जब गलत नहीं है तो हम झुक नहीं सकते। आप मेरे गाँव जाके देख लीजिए, मैं वोट मांगने नहीं जाता हूँ, जब मैं कोई चुनाव लड़ता हूँ ना पानी पिलाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बरेली का कोई नेता हुआ मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो लोग कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कितने पैसे मैंने उधार लेकर वापस नहीं करे, किसकी बहन बेटी छेड़ी, किसका अपमान किया, एक बता दे। अब कितने को बचाइए, लाइन लगा दूंगा मैं। अच्छा, कहा तो ये जाता है बसपा के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी जो है सख्त रही है ना। इसके पक्षधर मैं भी हूँ, बढ़िया शासन रहा। मैं कहाँ कर रहा हूँ ये बात। ऐसे माहौल में एक साधारण आदमी को मेडल के रूप में मुकदमे नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। 3500 वोट से मैंने जिला पंचायत नीरू पटेल जी लड़ी थी, उससे जो अध्यक्ष बनी थी जिला पंचायत, हराया था मेरी पत्नी ने। मेरे हाथ में जितनी ताकत है मैं उतनी ताकत दूंगा और मैं जमीन पे बैठ जाऊँ। फिर मुझसे कहा गया कि क्यों चक्कर पड़े, वाली बच्चे पढ़ाओ। वो बात मुझे थोड़ी सी रूखी लगी। अगर यही किसने कहा ये? अब सबके नाम तो नहीं, नाम नहीं, मतलब ये बीजेपी के ही कुछ नेता होंगे। गुंडा एक्ट लगाई गई, मुझ पर गैंगस्टर लगाई गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके लगाई गई, जिंदगी काली कर दी गई मेरी। अब प्रदेश में मोदी जी आ गए, जब कहीं नहीं थे तो मैं झंडा उठाए घूम रहा था बीजेपी का। फिर मुझे कन्विंस किया लोगों ने, अन्य पार्टी वालों ने आपस में, कि इसको पार्टी छुड़वाओ, इसे गंदा करो। मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने मना करा। जब लड़ाई लड़नी थी क्षेत्र की तो नॉमिनेशन नहीं करा पाए। राजनीति आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आपको लड़ना चाहिए, घर खसे या दुकान खसे, हम नहीं। गुंडा संदेश को बना दिया। अब फिर नंबर आया, अब चुनाव जिला पंचायती वो लड़े और ब्लॉक प्रमुख ही वही लड़े। तो आपने मान लिया है कि आप भाजपा में जा रहे हैं? हाँ, लगभग जाना तय है। 100% तो नहीं कह सकता। लोकसभा 2024 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में तमाम पार्टियों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी पार्टियां जो प्रमुख दल हैं उनके बीच में कई सारी ऐसी उठापटक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सियासी तौर पर। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे संदेश कनौजिया साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया है समाजवादी पार्टी से। और इस्तीफ़ा क्यों दिया है, उनकी अपनी पूरा, क्योंकि लंबा राजनीतिक जीवन भी है, उनका व्यक्तिगत जीवन भी बड़ा दिलचस्प है। तो हम उनसे असल में कोई राजनेता के बतौर नहीं, बल्कि एक ऐसे बरेली शहर के एक नागरिक के बतौर भी हम उनसे बात करेंगे कि इस पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने क्या तजुर्बा हासिल किया और क्या क्या रहा उनके बीच में। संदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। संदेश जी, ये जैसे वैसे तो आपके नाम से बरेली के लोग तो कम से कम परिचित हैं ही काफ़ी, तो हम पहले तो यही जानना चाहेंगे कि राजनीति में कैसे आप आए और राजनीति से पहले आपका जीवन क्या था, ये इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। राजनीति नहीं पसंद नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन समय के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से आदमी को चुना, क्योंकि किसान परिवार से, गांव से जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए नाते उस समय का शिक्षाओं का अभाव रहता था, साधन इतने थे नहीं, तो उसके अनुरूप जो भी शिक्षा थी, शिक्षा ग्रहण की। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, तो शिक्षा ग्रहण की। उसी दौरान कुछ ऐसी ज़िंदगी में नए उतार चढ़ाव आ गए कि शिक्षा को छोड़ना पड़ा। फिर छोटे छोटे व्यवसाय भी किए, कई तरह के, मतलब छोटे छोटे हैं, बताऊंगा तो लोग नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो पता होना ही चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसे करके किस मुकाम पे पहुंचा है। मैं पहले दूध बेचता था। अच्छा, हाँ, वो इसलिए बेचता था, मैंने सोचा कि जीवन कैसे चलेगा। मतलब क्या कोई डेयरी वगैरह थी, कैसे? नहीं, मैं गांव में चूँकि खेती बाड़ी करता था। अच्छा। पिताजी का हाथ बटाता था। लेकिन किसी कारणवश पिताजी से मेरा, चूँकि पिताजी बड़े सख्त मिजाज के इंसान थे, आज भी सख्त हैं, तो कुछ ऐसा हुआ तो मैं घर से चला आया। कहाँ? बरेली चला आया। अच्छा। अब मैंने ये तय किया कि मुझे अब आगे बढ़ना है
वो अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैंने इसके लिए जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। फिर मैंने हाई स्कूल किया, 10th जैसे तैसे प्राइवेट किया था मैंने। फिर 12th तक ले गया मैं खींच के पढ़ाई, जैसे भी कर पाया था, क्योंकि घर से कोई लिंक रहा नहीं था। तो फिर 12th कर लिया। फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, कहाँ से आएगा जीवन जीने के लिए, आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीज़ों का अभाव था। तो मैंने उस समय ट्यूटर बच्चों को पढ़ाने लगा ना, यही होता है जब ट्यूशन वगैरह। हाँ, तो एक साथ कोई जॉब तो मिल नहीं जाती है। ट्यूशन पढ़ाने लगा बच्चों को, तो उससे थोड़ा सा साधन बन गया। उसके बाद साथ में उससे भी जब खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो फिर मैंने दूध का काम, जैसे साइड बिजनेस होता है, मॉर्निंग का होता है 2 घंटे का, इस टाइप से ये सब कर। दूध क्या मतलब घर घर, डोर टू डोर? हाँ, डोर टू डोर। अच्छा, क्या मोटरसाइकिल वगैरह ली थी? साइकिल से भी आया था कुछ दिनों। हाँ। फिर मोटरसाइकिल ले ली थी, फिर उससे आता था। तो सुबह को 9 बजे तक दूध बांट उठ के फिर अपने कॉलेज में निकल जाना, फिर दोपहर के बाद ट्यूशन वगैरह करना। ये सब दिनचर्या अपना बन गया, बड़ा ठीक ठाक सा चल रहा था। लेकिन मैं शायद BA में सेकेंड ईयर में था सन 2002 में, तभी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ गए, कुछ परिस्थितियाँ समझो या ना समझी समझो, कह सकता हूँ, गैर जानकारी, कि फिर शिक्षा भी छूट गई मेरी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आप? भी छूट गई। फिर मैं गांव चला गया। गांव से फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा गांव में फिर से दोबारा। मतलब जो ट्यूशन यहाँ कर रहे थे वो उसी उस समय तरीके? एक मसले में जेल चला गया था मैं, सेकेंड ईयर में था मैं। जेल से निकला, फिर मुझे सब मैंने जेल में देखा क्या है, क्या दुनियादारी है, तो मैं फिर निकला। जेल में क्या देखा आपने? जेल में सीखा मैंने। क्या? मैंने जेल में यही सीखा, ये लोग जेल आए हैं, क्यों आए, और आए अब हालात क्या आए, निकलेंगे तब हालात क्या आए, ये चीज़ें कैसे करनी चाहिए, उनको सबको मैंने पढ़ा बड़ा गंभीरता से। फिर मैं निकला जेल से, फिर अपने गांव चला गया। फिर गांव में अब से कोई साधन था नहीं, कुछ दुश्मनियाँ भी बन गई थी, तो कोई आय का साधन था नहीं। अब चूँकि पापा से तो पहले ही से थोड़ा रूखापन हो गया था। अच्छा, बड़े भी हो गए तो पापा से पैसे कब तक लोगे, एक एज होती है पैसे लेने की। तो फिर मैं, अच्छा, मेरे खर्चे भी बड़े सीमित थे, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जीता था। तो मैंने गांव में फिर बच्चे फिर पकड़ लिए ट्यूशन, तो उनसे अपना खूब गुजारा अपना चल रहा था ज़्यादा। किन विषयों को पढ़ाते थे? मैं तो इंग्लिश कराता था। मैथ और इंग्लिश? हाँ, हाई स्कूल का मैथ इंग्लिश, और बाकी 8th क्लास तक के ऑल सब्जेक्ट अच्छा कराता था। ज़्यादा शिक्षित मैं भी नहीं था ना। उसी दौरान फिर गांव के लोग कहने लगे, क्योंकि मेरी एक आदत है, किसी बात को घुमा फिरा के नहीं करनी आती है, ये मेरा स्वभाव। तो गांव में कोई बात होती थी तो मैं कह देता था, चाहे वो कोई भी हो, मुझे कहने की आदत, ये बात सही है, ये मेरा स्वभाव है। तो वो कुछ लोगों को पसंद आई, किसी को नहीं भी आती है। तो ज़्यादातर लोगों को पसंद आई, तो लोगों ने कहा कि चूँकि आपकी प्रधान बनाओ है। अच्छा, राजनीति से मुझे कोई लगाव नहीं था, क्योंकि राजनीति में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। तो लोगों ने कहा, बहुत समझाया मुझे, तो मैं तैयार हो गया। तो मैंने कहा, देखो राजनीति में पैसा लगता है, अब मैं पैसा लगाऊंगा फिर मैं कमीशन लूँगा, मैं पैसे लगाऊंगा कहाँ से निकालूंगा, अब वो मुझसे हो नहीं पाएगा, तो पैसे लगाऊंगा क्यों, और लगाऊंगा तो फिर जीतूंगा कैसे। तो इसलिए मुझे प्रधानी नहीं लेनी है। दूसरा मैं ये कि मैं अब वो किसी से लड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी साधारण ज़िंदगी आराम से उसमें 4-6-8 हज़ार रुपये पैदा कर लेता था, पर्याप्त थे मेरे लिए, मेरी कुछ ज़्यादा ज़रूरतें थी नहीं, सिंगल था। मगर लोगों ने प्रेशर डाल के, प्रेशर किया मतलब एक कन्विंस किया, नहीं भैया कोई देख, तो मैंने ये कहा चलो शर्त ये है कि गांव में कोई नहीं लड़ेगा, निर्विरोध तो लड़ सकता हूँ, अब कोई लड़ेगा तो नहीं लड़ूंगा। मैं विरोध नहीं झेल सकता किसी का। निर्विरोध होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग तैयार हो जाओ और पैसे जो भी छुटमुट लगा लो, अपने आप प्रधान बना लो, कमेटी बना लो, अपना विकास कहाँ कैसे होना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कमेटी बना के जो कमेटी कहेगी वो करो, मैं नाम का प्रधान होऊंगा लेकिन काम कमेटी करेगी, ये तय हुआ था। इस पे लोग सहमत हो गए, ठीक बात है। मैंने पैसे है ही नहीं, और हैं तो खर्च करूँगा, फिर लाऊंगा कहाँ से, फिर लूँगा नहीं तुम। तो लोग इस बात पे खैर सहमत हो गए, ये तय हुआ घर के गाँव में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब चुनाव जो बिल्कुल नॉमिनेशन के नज़दीक आ गया, तभी कुछ राजनीतिक लोग हर जगह होते हैं, उन्होंने सियासी चीज़ें शुरू कर दी जो पसंद नहीं थी। तो उनमें फिर मैं चुनाव तो खैर जीत गया, बड़े अच्छे
अंतर से जीता। आज तक मैं समझता हूँ प्रधान रहते हैं, रिजर्व सीट हो जाती तो नहीं रहते हैं। अच्छा, वो निर्विरोध नहीं, वो कोई खड़ा हो गया कोई हुआ तो भी हम बहुत सम्मानजनक जीत हुई, और हर बार में सम्मानजनक जीत होती है। अच्छा, आज भी। और जब रिजर्व सीट हो जाती है तो हम नहीं रहते हैं ना, घर में कोई ना कोई प्रधान लोग ही बनाते हैं, हमारा कोई डिमांड नहीं रहती है, पर लोगों की डिमांड है। चुनाव जीतने के बाद मेरी एंगेजमेंट हुई, सब मैं समझता हूँ 7-8 दिन के बाद एंगेजमेंट हो गई। किस सन की बात है ये सन 2005 की बात, 2005 की बात हो गई। तो मेरी शादी उदी हो गई, मैं एंगेजमेंट हो गई मेरी, और उसी के 10 दिन के बाद गांव में 2-3 हत्या हो जाती है। अच्छा, क्योंकि गांव में पार्टी बंदी थी। गांव हमारा बड़ा खतरनाक टाइप का रहा है। कौन सा गांव है? कचौली गांव है, और छोटा गांव है। मैं समझता हूँ उसमें 2 दर्जन हत्या ही होंगी आज तक। ये जो बिथरी चैनपुर क्षेत्र में 2 दर्जन हत्याएं हुई होंगी। मतलब जब से कोई हत्या नहीं हुई है, जब से हम प्रधान बने थे। तो इतनी हत्याएं होने की वजह क्या? पूर्व में ही कुछ ऐसे हालात बने हुए थे गांव के, जो हमसे पूर्व लोग रहे थे। कुछ हालात, कुछ समीकरण ऐसे बना रखे थे, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था, तमाम हत्या थी। उसी दौरान 2-3 हत्याएं और हुई जब हम प्रधान बने थे। लेकिन उसके बाद अभी 2 साल पहले तक मेरे गांव में 151 का मुकदमा नहीं है। तब से और अब 2 साल पहले तक की बता रहा हूँ, मैं तो गाँव से चला आया हूँ, कोई झगड़ा नहीं। मतलब 18-19 साल से कुछ ऐसा कोई हुआ नहीं। थाने में आप रिकॉर्ड निकालिए, 151 कार्रवाई नहीं है। केवल होली के मुश्किल के भरे जाते हैं, चुनाव के वही होंगे। सारे फैसले जायज करके समझा के निपटा दिए जाते हैं। आप पता कर लीजिए इस बात पर। तो 2-3 जो हत्याएं थी उसमें एफआईआर मेरे नाम भी हुई थी। अच्छा, हाँ, फिर मैं जेल चला गया। तो आप दूसरी बार जेल गए तब? हाँ, दूसरी बार। उसमें मेरे पापा को भी भेजा गया। अच्छा, उनके ऊपर भी एफआईआर में नाम था? मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी भेजा गया, और यहाँ तक कि मेरी भाभी को भी भेजा गया। अच्छा, ऐसा क्या मामला था? ऐसा ये मामला था, चूँकि मैं जेल में था तो पापा भैया को भेज दिया गया, जबकि मेरे पापा तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ ही रहते हैं। बाबूजी तो मेरे क्या पुराने लोग ज़्यादातर ही जॉब करते हैं, वो कहाँ किनकी ज़्यादा चक्कर में रहते हैं। लेकिन मैं अंदर था तभी गांव में एक हत्या और हो गई थी। तो उसमें शासन हमारी भाभी को भी शामिल कर दिया गया। छोटे छोटे भतीजे थे हमारे, और 4-5 महीने उनको भी जेल भेजा गया था, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष भेजा गया। खैर हम निकल के आए जेल से, सब लोग जैसे तैसे हमारे कंप्रोमाइज हुए, कह सुन के जो भी है। फिर आराम से अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से ले आए। शादी फादी की तैयारी होने लगी। भाई एंगेजमेंट हमारी हो चुकी थी पहले ही। तो खैर लड़की वाले भी बड़े भले अच्छे सज्जन लोग थे, और बहुत मजबूत भी होंगे शायद, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी रिश्ता नहीं तोड़ा। और सबसे पहले तो हमारी पत्नी जो आज हैं, उनका शुक्रिया कि उन्हें ही तोड़ा होगा पहले, उसके बाद घर वाले रुके होंगे ना। तो इस बात का शुक्रिया तो पहले उनको जाता है। तो हुआ क्या, जब आराम से जीवन वही सुचारू रूप से चलने लगा अपना, दाल रोटी अपने जो भी है, तभी क्षेत्र में बहुत दिन से हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं बना था। उस बार विधायकी का टिकट हुआ था स्वर्गीय आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का, जो दुनिया में नहीं, भगवान का भला करे, दुनिया में उनका टिकट हुआ था। तो बसपा से। तो वो मेरे पास आए थे, जो हम प्रधान बने थे किसी गुट से नहीं मिले थे। हमारे क्षेत्र में 2 गुट थे, एक राधेश्याम परिवार था, एक वीरेंद्र सिंह परिवार था। अच्छा। हाँ, दोनों बड़े मजबूत लोग रहे अपने समय के, मौजूद लोग रहे, राजनीतिक इतिहास रहा। उसी दौरान क्या हुआ, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हुए शुरू किए, उनका जो है टिकट हुआ, और टिकट आदरणीय श्री राधेश्याम जी के बड़े साहब, जो भी आज उनका भी स्वर्गवास हो चुका है, भगवान का भी भला करे, बढ़िया आदमी थे, वो सज्जन आदमी थे, उनका बीजेपी से हुआ। अच्छा, मैं प्रधानी जब डाला था तो मैं किसी गुट के पास नहीं जाता था, मेरा मतलब ही नहीं था, मुझे राजनीति करनी नहीं थी, चक्कर में पड़ना नहीं था। तो वो लोगों ने बना दिया था, तो मैंने मेहनत भी नहीं की थी, मतलब ऐसे ही बना देते लोग, बहुत कम मेहनत में, अब भी बना देते हैं। तो फिर मुझसे कहा गया कि हमें चुनाव लड़ाओ, दोनों गुटों ने कहा, तो मैंने दोनों को ही मना कर दिया। मैं किसी को नहीं लड़ा, जिसकी मर्जी हो गाँव में वो उसको वोट दे, मैं किसी का विरोध या पक्ष में नहीं हूँ।
कि मैं उस लाइन में जाने के मूड में ही नहीं हूँ। मुझे मालूम इसमें क्या होता है, ये मुझे अनुभव पहले ही था और देखो गया मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन फिर कहा गया, सुना गया, इधर उधर से होता है। तो मुझसे विधायक जी जो बसपा के थे, उन्होंने मुझे मीटिंग मेरी फिक्स हुई, कहीं पे बैठ के बात हुई कि चुनाव लड़ा हूँ मैं, समाज के हैं यार, समाज में कोई विधायक नहीं बना है, सब लोग मदद करो। और अच्छी बात भी है, हर आदमी चाहता है कि हमारा समाज आगे बढ़े। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, तो मैंने भी चुनाव लड़ाया उन्हें। बहुत दौड़ भाग के करके नहीं, मतलब आसपास अपने पंचायत हो गई और थोड़ा आसपास हो गया, मैंने अपना लड़ाया। वो चुनाव जीत भी गए, उनकी विजय हुई। 6 महीने उनसे मेरी दुआ सलाम रही, मतलब ताल्लुक जो भी क्षेत्रीय हिसाब से होता है रहा। 6 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, उनको किसने गुमराह कर दिया, वो हमसे कहीं ना कहीं रूखापन अपनाने लगे। अच्छा, रूखापन जब अपनाने लगे तो हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। भाई आप अगर आप जिस दिन हमें बिठाना बंद कर दोगे या चाय पानी पूछना बंद कर दोगे, हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ। यही तो होता है। अच्छा, हमारी कोई ज़रूरत थी नहीं, हम कल के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं जो हमें सोचना पड़े कि बार बार जाओ, कब तक नहीं मानेंगे। मत मानो भाई, हम कल के बारे में कम सोचते हैं। जाना बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने एक मुझ पर मुकदमा लिखवाया लूट का, शुरुआत जो की लूट का नहीं, उसका 2000 रुपये की रंगदारी मांगी थी मैंने। अच्छा। तो नहीं, 1400 रुपये की, सॉरी 1400 रुपये की मैंने रंगदारी मांगी थी कहीं। इस बात का मुकदमा लिखा गया मुझ पर, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और मुझे जेल जाना पड़ा। अब तीसरी बार गए? हाँ, तीसरी बार गया। मैंने पूछा, क्योंकि प्रधान रहते तो क्षेत्र का थाना जो होता है, कोई भी ऐसा ही हुआ या इंस्पेक्टर हुआ, संपर्क में रहता है प्रधान के, क्योंकि कोई समस्याओं का तालमेल होता है थाने से। तो मैंने पूछा, मैंने यार ये सब क्यों हुआ मेरे साथ में। अच्छा, ये कहते जा रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नहीं इन्होंने कोई कह के किया हो, पीछे से विश्वासघात करते हैं। हमें आवाज़ नहीं, कब मुकदमा लग गया, कब गैंगस्टर में चार्जशीट लग गई, हमें कुछ नहीं मालूम था। अच्छा। हाँ, बहुत गोपनीय चीज़ें हुई थी। तब हम जाके कहते भाई हमारे साथ क्या हो रहा, अगर मालूम होता पहले, मगर मालूम पता नहीं चला। तो मैंने पूछा व्यक्तिगत, तुमने वैसे ये बताइए हमारे साथ क्यों हुआ, इसमें हमारा कुछ है तो है नहीं, और किसने कराया है। तो उन्होंने व्यक्तिगत मुझे बताया, ये विधायक जी ने। ठीक है, मैं जेल से फिर निकला 6 माह बाद, फिर चुपचाप अपने घर रहने लगा। फिर उनका कहना यह था कि हमारे पास आओ, हमारी ड्यूटी मारो। तो मैंने कहा देखो, ड्यूटी फूटी का नेचर भी नहीं है अपना, पहले तो और भी नहीं था, अब तो थोड़ा चला ठीक है, उम्र है, एक समय है, एक टाइम पे तो क्या मतलब होता है ड्यूटी का। तो मैं नहीं गया। तो उन्होंने फिर मुझ पर एक लूट का मुकदमा, मेरी गाड़ी एक थी मुझ पर, उसमें बोलेरो, तो मेरे नाम से नहीं थी, एक मेरे मित्र हैं उनके नाम से थी। तो उनको बुलाया उन्होंने, इन्हें मालूम था गाड़ी उनके नाम है। वो एक एप्लीकेशन लूट की तैयार कर ली थी पहले ही, और उनसे उस पर साइन कराया। वो नहीं कर रहे थे, तो चूँकि प्रेशर था और बड़ा सज्जन व्यक्ति थे, भले सीधे यार, तो उन्होंने कर दिया कि गाड़ी मेरी लूट के ले गए और 1 लाख रुपए। और मुकदमा लिखने जा रहे थे, अपनी गाड़ी में अपने भेजा, फिर लिखा गया। उनने रास्ते में किसी बहाने गाड़ी रुकवाई, एप्लीकेशन उन्हीं पे थी, मेरे आज ब्रीफ केस में रखी हुई है। वो एप्लीकेशन मेरी अभी भी ब्रीफ केस में रखी हुई है, वो FIR मतलब लोगों की तहरीर है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, मैं ऐसे करके ये सब चीज़ें है ना, मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या कह सकता हूँ, जैसे मैं ये तो भी तो नहीं कह सकता मुझ पर मुकदमा लिखा दो। अब मेरा स्तर ये भी नहीं है कि तुम यहाँ फंसी हो वहाँ से निकाल लूँ। खैर वो मसला निकल गया। फिर कई लोगों ने बैठ के कहा, तो उन्होंने कहा उसको लेके आओ संदेश को। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। अब उनका मसला हुआ था, मित्र थे, उन्होंने कहा मेरे वास्ते एक बात चलो, 4-6 लोग और बैठ गए, बातचीत हुई। खैर वो चीज़ें मैनेज हो गई वहाँ पे। अंततः ये हुआ जो भी बातचीत हुई, मगर हमने कोई झुकाव वाली बात नहीं की। जब गलत नहीं है तो हम झुक नहीं सकते, और गलती है तो हमें पहले स्वीकार है, किसी के पास नहीं चाहिए। तो जो भी बात हुई बिल्कुल लाइन टू लाइन बात हुई। फिर अंततः ये हुआ कि अब रिश्ते जैसे पहले थे, तो आपने चुनाव लड़ाया हमारे, आप हमारे साथ और हम आपके साथ हैं। हमने कहा हमारा राजनीतिक जरूरत ही नहीं, प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने, ठीक है, कब तो बना रहे हैं, हमें चाहिए हुई है नहीं राजधानी प्रधानी,
आपने दाल रोटी खाना, ज़िंदगी जीना और कुछ नहीं। खैर समझौते होने के बाद फिर उन्होंने फिर तीसरे दिन उसको मुकदमा लिखा दिया। फिर मैं पलट के नहीं गया। फिर जब मैं जेल चला गया, फिर जेल से निकला मैं, फिर मैंने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं। अच्छा भागोगे तो यार, जो आदमी एक हेलीकॉप्टर से चल रहा है, एक आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा है, कैसे भाग लेगा उससे? तो हमने कहा जो कुछ होना यही होना है, कि हमारे क्षेत्र में बड़ी हत्याएं हुई हैं। जो भी युवा लड़का उठा, मतलब किसी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस में, चाहे राजनीति में, या कभी लगा कि आगे बढ़ सकता है, तो उसकी किन्हीं कारणों बस हत्या हो गई थी। उसी श्रेणी में हमें डाल दिया गया। और ये सब चीज़ हमारे इसलिए हो रही थी कि उन्हें लगता था कि शायद कभी आगे उनकी राजनीति में मैं खलल डाल सकता हूँ, जबकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, मेरा स्तर भी नहीं था। दोनों चीज़ें थी। फिर मैंने कहा, उस समय पंचायत चुनाव आए हुए थे, टेम्परेचर इतना था क्षेत्र का कि हमारे क्षेत्र में वोट डालने का राइट नहीं था किसी को। वोट डालने का राइट, झंडा लगाने का राइट नहीं था। ये माहौल था। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, जमीनें सुरक्षित नहीं थी। उन विधायक जी के आसपास के गांव की आप जाके रिपोर्ट ले लीजिए। जो लड़की 12 साल की हो जाती थी उसको रिश्तेदारी भेज दिया जाता था, और तब बुलाया जाता था, उसकी लगन तय हो जाती थी, उस दिन आई और फिर भेज दी, और जब शादी आई तब बुला के शादी कर दी जाती। आप समझ लो क्या हालात होंगे। बहुत गांव ऐसे थे जहां उनको ज़मीन चाहिए थी तो फरमान जारी कर देते कि इस गांव की ज़मीन कोई लेगा नहीं। तो आप बैनामा कराने जाओ, बैनामा हो नहीं सकता। वहाँ से फ़ोन आता था, फला सिंह आए, फ़ौरन जीप पहुँचती थी, हाँ भाई, लेने बेचने वालों दोनों के साथ तरह तरह की यातनाएं होती। ये आप बसपा के दौर में कह रहे हैं? बसपा के दौर में माननीय वीरेंद्र सिंह जी सुरगी जी, उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एरोला, गौटिया, रामनगर, जहाँ इनका अपना बिजनेस प्रॉपर्टी का होता था, ज़मीन नहीं बिकती थी। उदाहरण दे दूंगा मैं, नामचीन हस्ती बरेली की, एक मारुति वाले हैं एजेंसी वाले, उन्हें ज़मीन वापस करनी पड़ी, और उनके रेट में ली, किसी रेट में ले, कैसे ली, और बदतमीजी को सामना करना वो अलग है। अच्छा, कहा तो ये जाता है बसपा के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी जो है सख्त रही है ना। इसके पक्षधर मैं भी हूँ। बहन जी का शासन रहा, बढ़िया शासन रहा, मैं कहाँ कर रहा हूँ ये बात। और व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था सख्त चुस्त रही थी उनके शासन। लेकिन अब चूंकि वो विधायक जी थे, मैनेजमेंट वाले विधायक जी थे, घर परिवार से बहुत मजबूत थे, 7-8 भाई लोग थे, उनके साधन संपन्न थे, उनके ताल्लुकात ऊपर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, तो ऊपर जानकारी नहीं है, चीज़ें हैं कि अंडर प्रेशर में चल रही हैं। अच्छा। इस तरह से हुआ था व्यक्तिगत तौर से, ना कि बहन जी का ये फरमान था किसी पर फर्जी मुकदमे लिखा, तो ऐसा कुछ नहीं था। इनने इंस्पेक्टर हायर कर रखे थे, कुछ अधिकारी हायर कर रखे थे, यहाँ तक कि मतलब अंधा मान लेना मेरी बात को, कुछ पत्रकार बंधु भी हायर थे। क्यों? कुछ पत्रकार से मतलब किन्हीं अखबारों के? हाँ, अखबार और बड़े अधिकारी हायर थे, बड़े अधिकारी भी हायर थे। तो ऐसे माहौल में एक साधारण आदमी को मेडल के रूप में मुकदमे नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आप उनके खिलाफ मुंह खोलोगे कि ज़मीन ऐसा कि वैसा, इसकी ज़मीन उसकी ज़मीन, क्षेत्र में ये समझ लो किसका गेट कहाँ लगना वो ही जाने। हमारे यहाँ कोर्ट में फैसला थाने में कभी नहीं हुआ, उनके पवन विहार पे होता था, उनके घर पर। हाँ, यहाँ तक देखो उनका ये असर था कि मैंने खुद देखा कई इंस्पेक्टर को लक्कार मार दी तो गिर गए थे, पानी डाल के होश आया, वो इनका प्रभाव था व्यक्तिगत। तो उस माहौल में चूंकि तो इतना माहौल था कि राधे श्याम जी जो थे बड़े साहब कहते थे, उनके भतीजे हैं विजेंद्र सिंह जी, वो राजनीति करते थे, उनके बाद विरासत उन्हें मिली थी, तो वो अपना बीडीसी का पर्चा नहीं भर पाए थे, और जिला पंचायत का उस माहौल में नेता होने के बाद। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, वो समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी से थे। तो वो अपना पर्चा नहीं भर पाए थे, न बीडीसी का न जिला पंचायत का। क्या माहौल होगा। और 22 मेंबर उसमें निर्विरोध हुए थे बिथरी ब्लॉक में बीडीसी,
और ये कह गए अब ज़्यादा मत करो ना, जांच बैठ जाएगी। आप पता कर लो पूरे मंडल में 22 बीडीसी मेंबर कहीं पर निर्विरोध हुए आज तक, पता कर। जीता प्रधान कौन है, सर्टिफिकेट किसी का बनना है। जिला पंचायत कौन जीता है, सर्टिफिकेट कोई बनना है। ये सब चीज़ें, इस तरह के क्रियाकलाप वहाँ पे होते हैं। उस दौरान फिर मैंने मन बनाया, जब कोई विरोध करने वाला है ही नहीं क्षेत्र में और लगातार उल्टी सीधी होती चीज़ चली जा रही है, मुझे वो बर्दाश्त से बाहर थी, तो मैंने कहा चुनाव मैं लड़ूंगा। तो मेरी पत्नी महिला सीट थी, मैं फिर आदरणीय संतोष गंगवार जी के यहाँ के मिला, क्षेत्रीय जो भी नेता थे बीजेपी के, उनके साथ लेकर मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा। तो मेरा एक बार को वहाँ पे एक विधायक जी बैठे हुए थे, तो आ गए थे, तो उन्होंने माननीय महोदय जी ने कहा लो जे है फला फला सीट और ये चुनाव लड़ेंगे देवेंद्र सिंह के खिलाफ, एक मजाक के स्टाइल में। तो हमने कहा हम चाचा ही लड़े आएंगे, हम आप लड़ाओगे तो भी लड़ेंगे और नहीं लड़ाओगे तो भी नॉमिनेशन कराएंगे, हम लड़ेंगे ही। खैर फिर मुझे उस समय भारतीय जनता पार्टी में महोदय जी ने शामिल कराया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही जी, तो उन्होंने मेरी पार्टी ज्वाइन कराई थी। तो मैं बीजेपी के चैनल पर चुनाव लड़ा। बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, टिकट देते घूम रहे थे जिला बच्चा लड़ो, कोई लड़ने वाला नहीं था। अच्छा। और मेरे चुनाव में ना कोई क्षेत्र में कोई कार्यक्रम किसी बीजेपी नेता ने लगाया, जैसे होता है कार्यक्रम भी पार्टी का, कोई नहीं, सिंगल मनमनसो। हाँ। ना तो ये बाकी नेता क्यों नहीं जा रहे थे? प्रभाव इतना था, कौन जाएगा? आपकी मंडी चल रही है, आपकी मंडी बंद हो जाएगी। नहीं तो जैसे सांसद जी तो जा सकते थे। कौन? सांसद जी जा सकते थे। सांसद जी का मसला देखो, उनका स्तर बहुत बड़ा था, उनके लेवल से चुनाव बहुत छोटा था। हाँ। ना जाने का एक कारण ये था, मैं मानता हूँ, क्योंकि चुनाव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव और माननीय संतोष गंगवार जी बहुत अंतर है। वो विधानसभा से स्टार्ट करते हैं चीज़ें, जी उनके स्तर की चीज़ें नहीं थी, शायद मैं समझता हूँ इसलिए नहीं है, मैंने कभी कहा भी नहीं। लेकिन हाँ, उस दौरान उन्होंने मेरा जो भी मदद करी, शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन उनको चुनाव मैंने भी लड़ाया, कि जब चुनाव हुए तो मैंने भी जो मेरे स्तर से हो पाया, ऐसा नहीं। तो उनका काफ़ी योगदान रहा मेरी लाइफ में। उस समय चुनाव लड़ा तो उस दौरान 2 बार मेरी पत्नी भी थाने में बंद करी गई थी। एक बार मेरी मम्मी को भी थाने तक ले जाया गया था। घर में ट्रैक्टर गाड़ियाँ फाड़ियाँ सब पंचर कर दी गई, सब उठा के थाने बंद कर दी गई, सब किवाड़े तोड़ दी गई थी। मुझ पर तमाम मुकदमे, जिला बदर, ऐसा वैसा, बहुत तमाम तरह की कार्रवाई, गुंडा एक्ट, ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन मैंने कहा अब हटना नहीं है। जब पैर रख दिया, भगवान में छोड़ो, जो होना है वो हुआ, जो होना है उसने जो तय कर रखा वही होगा। लड़ता रहा, मैं लड़ता रहा। जिला पंचायत मुझे 11,903 वोट पड़े थे इनके हिसाब से, जबकि मुझे 15,500 वोट पड़े थे। 3500 वोट से मैंने जिला पंचायत, नीरू पटेल जी लड़ी थी उसमें, जो अध्यक्ष बनी थी जिला पंचायत, हराया था मेरी पत्नी ने। लेकिन सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया गया। काउंटिंग कौन करा? रात 2 दिन रात काउंटिंग हुई। जिन कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट किया गया था काउंटिंग के लिए, रात में दबिश डाल के मुकदमे लिख दिए गए। अगले दिन फिर बनवाए महिलाएं, तो क्या काउंटिंग, फिर भी 12,000 वोट हमारे दिखा दिए गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। फिर उसके बाद विजेंद्र सिंह जो थे हमारे, वो साइड में हो गए, मैं फ्रंट पे आ गया। क्षेत्र में, क्षेत्र की समस्याएं जो भी, तो मैं निदान करता था, लड़ता था, मतलब जैसे भी लड़ता, कि मतलब उनके लिए बात को रखता था, किसी नेता के सामने ले जाकर इनके साथ ये हो रहा है, तो इस तरह से मदद करता था लोगों की, चलता रहा। फिर केंद्र में आई बीजेपी सरकार, मोदी जी, 2014 मैं उसमें बीजेपी में ही था। 14 में। हाँ, आदरणीय ये धनंजय कश्यप जी हैं, बड़े भाई मेरे, ये भी उस समय लोकसभा लड़े थे बीजेपी से। मैंने चुनाव लड़ाया था, पूरी शिद्दत से लड़ाया था। उसके बाद मैंने कहा ब्लॉक लड़ूंगा मैं, क्योंकि प्रदेश में सरकार समाजवादी की थी। तो मैंने बीजेपी के नेताओं से कहा, हालांकि एमपी साहब ने ये कहा, कश्यप जी ने, कि मैं भाई प्रदेश में सरकार तो नहीं है, लेकिन मैं एमपी हूँ, ब्लॉक पे बैठूंगा तुम्हारे साथ में, लाठी चलेगी, लाठी खाऊंगा, झेलूंगा। ये कहा, पीठ पीछे आऊँगा, मेरे हाथ में जितनी ताकत है मैं उतनी ताकत दूंगा, और मैं ज़मीन पे बैठ जाऊंगा साहब तुम्हारे लिए।
लेकिन ऊपर स्तर के और बड़े नेता हैं, वो मुझसे नहीं समझे कि वो जो है। तो कहीं ना कहीं उस कड़ी में कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आई। फिर मुझसे कहा गया कि क्यों चक्कर पड़े, बाली बच्चे पढ़ाओ। वो बात मुझे थोड़ी सी रूखी लगी। अगर यही किसने कहा ये? अब सबके नाम तो नहीं, नहीं, नाम नहीं, मतलब ये बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने। अच्छा, अगर यही करना था तो मैं जब वीरेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ रहा था तब मुझसे मना कर दिया होता कि बाली बच्चे पढ़ाओ। क्यों? मेरी एचएस खोली गई, मुझ पे गुंडा एक्ट लगाई गई, मुझ पे गैंगस्टर लगाई गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके लगाई गई थी, जिंदगी काली कर दी गई मेरी। अब प्रदेश में मोदी जी आ गए, जब कहीं नहीं थे तो मैं झंडा उठाए घूम रहा था बीजेपी का। और आप इस बात से अनुमान लगाइए, उस बार लोक विधानसभा जो हुआ था 12 में हुआ था ना, 12 में हुआ था। तो आप स्थिति बीजेपी की समझिए क्या थी। बीजेपी के प्रत्याशी को 17,000 वोट मिले हैं विधानसभा में, भितरी, और मुझे 12,000 वोट मिले एक वार्ड में जिला पंचायत के, वो भी उनके हिसाब से, बसपा वालों के। उनने बता गिन के दिए, लो तुम्हारे 12,000 वोट हैं। मेरे हिसाब से 15,500 वोट थे एक वार्ड में। मजबूती की धरातल की बात अगर आप समझोगे तो भारतीय जनता का पार्टी एमएल मौर्य जी थे, घुस नहीं पाए उधर। हम बुला के लाएं तो जाना नहीं चाहे। उस माहौल में मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और उस कार्यकर्ता क्या चक्कर में पड़े हो, तो रोका तो लगना स्वाभाविक बात है। खैर मैं शांत हो गया। फिर मुझे कन्विंस किया लोगों ने, अन्य पार्टी वालों ने आपस में, कि इसको पार्टी छुड़वाओ, इसे गंदा करो, ये बीजेपी बना रहे, न बड़ा नेता बन जाएगा। ठीक, मैं चीज़ों को नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं जैसा अपना हूँ वैसे ही समझता हूँ दूसरे को। मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने मना करा। सही बात ये है, मुझे आज धर्मेंद्र जी ने अपने एमपी साहब, इन्होंने ही मना किया था। उनकी बात मुझे याद आती है कि नुकसान कर लिया, और मेरे वो हित सोचते हैं। धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरा बड़ी मदद करी, जब तक उनका मेरा पड़ा तो बड़ी मदद करी। बुरे समय में मैं थाने में एक बार बंद कर लिया गया तो मौके पे पहुँचे, और यहाँ की अधिकारियों से मिले, मेरी पत्नी को साथ ले गए, गाड़ी में दी गई थी। जो भी मदद होने की थी करी उन्होंने, मैंने भी ली जैसे भी है। तो फिर मैंने पार्टी को छोड़ दिया, फिर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे पार्टी में ज्वाइन किया, लखनऊ से ज्वाइन हुआ। लेकिन पंचायत चुनाव में कुछ, अब चूँकि पार्टी का जो प्रोटोकॉल है किसी भी पार्टी का होता है, मैं पार्टी में आ गया तो दावेदारी मेरी भी थी। लेकिन उसी में हमारे क्षेत्र में विजेंद्र सिंह जी हुए, राधेश्याम जी के भतीजे साहब, फिर वो सक्रिय हुआ। जब लड़ाई लड़नी थी क्षेत्र की तो नॉमिनेशन नहीं करा पाए। राजनीति आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आपको लड़ना चाहिए, घर खसे या दुकान खसे, हम नहीं। तो संदेश बाबू होंगे, गुंडा संदेश को बना दिया। अब फिर नंबर आया, अब चुनाव जिला पंचायत वो लड़े और ब्लॉक प्रमुखी वही लड़े। हमें जिला पंचायत भी नहीं लड़ने दिया। फिर समाजवादी कुछ नेताओं का मसला जो रहा, क्या कह सकते हो भाई, उनकी चीज़ें हैं, उसके अनुरूप भी चलना पड़ेगा। पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, पार्टी तो ज्वाइन कराया मैं, लेकिन फिर मेरे लोकल स्तर पे मुझे सपोर्ट नहीं मिला। फिर उनको जिला पंचायत लड़ाया, फिर मुखी, दोनों चीज़ें उन्हीं को लड़ाई गई। दोनों चुनाव डिफीट हुए, मैंने भी लड़ाया चुनाव, दोनों डिफीट हुए, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी। फिर मुझे आदरणीय भैया जी ने, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी में सम्मान दिया। फिर कुछ दिनों बाद कुछ मेरा आईडियो एक नेता से बात हो रही थी पार्टी के ही, उसने वो आईडी वायरल कर दिया था। वो ज़्यादा बात कर रहा था, गंदी हल्की सी, थोड़ा सा मेरी भी लीज टॉकिंग हो गई थी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आज भी, उस बात की शर्मिंदा भी हूँ। किसी के लिए मैं पीछे कहना पसंद नहीं करता हूँ। सामने का मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता है, पीछे का मुझे ज़्यादा मलाल रहता है। और मेरा स्तर भी नहीं था इस तरीके उनके बारे में बात करना, मगर भावनाओं में जो भी है वो वायरल हो गया, तो मुझे फिर पद से मुक्त होना पड़ा। खैर थोड़ा प्रयास मैंने किया, थोड़े दिन बाद दोबारा मुझे वाइस प्रेसिडेंट
बहाल कर दिया। हाँ, बहाल कर दिया भैया जी कृपा से, और उनका शुक्रिया उनका आज भी कर दिया गया। तो ऐसे पार्टी में चलता रहा जीवन मेरा। अब तब से मैं कल तक समाजवादी में था, 8 साल के लिए था। जब ये पंचायत चुनाव आए तो मेरे पास क्षेत्र का एक नेता है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा तुम बीजेपी ज्वाइन करो और तुम्हें जो है हम ब्लॉक का वो बनाएंगे प्रत्याशी। और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो गई है, समाज, वो भी हमारे समाज के थे अध्यक्ष, और बोले कि इनको ज्वाइन कराओ और प्रमुख बनाओ। तो मैंने कहा नॉमिनेशन करीब है और मैं अखिलेश भैया को धोखा नहीं दे सकता। जो पिछला इलेक्शन था उसमें। हाँ, जो अभी हुआ था, मैंने कहा नहीं, मैं धोखा नहीं देता हूँ। बोले चुनाव हार जाओगे, मैंने मंजूर है, मैं चुनाव हार मंजूर है, मगर मैं धोखा नहीं दे सकता। जिस आदमी ने मुझे इतना सम्मान दिया था, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, मैंने लिया क्या, दिया क्या अभी, और दूं उसके अलावा दूं तो धोखा दूं, अरे कुछ ना दूं तो धोखा तो ना दूं। तो मैंने कहा नहीं, हारना मंजूर है, और दोनों चुनाव में हारा। जिला पंचायत लड़ा, मैं 1200 वोटों से जीता, लेकिन क्या करूं, क्योंकि उस बार भी जिला पंचायत लड़ा तो जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार था सामने, इस बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष सामने था, और सत्यता ये थी अंदर की बात, मैं 1200 वोटों से चुनाव जीता था जिला पंचायत का, और अकेला चुनाव लड़ा था, सब मेरे खिलाफ हो गए। मेरी मजबूती ही मेरी कमजोरी है, और मेरी मजबूती ही मेरी कमजोरी है। लोग सोचते पता नहीं मैं ताकत पाऊँ क्या करूँगा। हाँ, भय होना चाहिए, भय उन्हें होना चाहिए जो गलत चलते हैं, व्यवस्थाओं के खिलाफ है। मैंने बड़ा लड़ाई बितरी में व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ी है, मैंने व्यवस्था बिगाड़ी नहीं, मैंने व्यवस्था को संभाला है। और प्रत्यक्ष प्रमाण ये, आप मेरे गांव जाके देख लीजिए, मैं वोट मांगने नहीं जाता हूँ, मेरी पोलिंग जब मैं कोई चुनाव लड़ता हूँ ना पानी पिलाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बरेली का कोई नेता हुआ मैं 8 डिब्बा रख दो जाऊँगा नहीं, और काउंटिंग करा लेना मेरे गाँव की, एक बार की नहीं, हमेशा की। मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो लोग कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, किसी भी परेशानी में उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। अब मैं 1200 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन हार का सामना करना रहा, और मुझ पे आरोप ये लगेगा कि मैंने 70 लाख रुपए जो मौजूदा प्रमुख है हरिंद्र पटेल जी, उनसे 70 लाख रुपए लिए। सही बात तो ये, उनसे मेरे क्लासमेट रहे वो, और अच्छे बुरे समय मेरे साथी भी रहे, पेशे से एडवोकेट हैं रहे। जब हम 3 लोग चुनाव नहीं जीत रहे थे तो हमारा मित्रता हमने क्यों ना ऐसे बना दी, तो हम पे 70 लाख का आरोप लगा दिया गया, पैसे ले लिए। ऐसी कोई मोहर बनी नहीं कि संदेश करोड़िया खरीद ले। संबंधों में तो आदमी काम में ले सकता है, मगर पैसे से काम में नहीं ले सकता संदेश। ये आज नहीं तो उम्र नहीं। हम पे आरोप ये लगा दिया कि 70 लाख रुपए। हमने क्या करा, क्षेत्रीय राजनीति में, और एक से नहीं राजनीति लड़ाई हुई, जब शुरू हुई सब एक साथ आते रहे और सब इकट्ठे होकर मुझे घेराबंदी घेर लिया। मैं जिला पंचायत हार गया, मैं प्रमुखी भी हार गया, लेकिन मैंने बी प्लान करा था। ए प्लान था प्रमुख मुझे बनना है, और बी प्लान था हरिंद्र को बनना है। बी कामयाब रहा। हाँ, ये किसी नेता को नहीं मालूम, ये हरिंद्र जी को मालूम थी, मुझे मालूम थी। प्रत्याशी मैंने घोषित किया था, क्योंकि मुझे विजेंद्र सिंह को अविश्वास जब आया, मेरे समाज की पूरी वो लगी थी, नाक लगी हुई थी। भाई एक क्षेत्रीय कुछ समाज, दूसरे समाज का ब्राह्मण कुर्मियों कुछ ऐसा आंकड़ा पड़ गया, मैंने नहीं डाला, डालने वाले यही लोग थे, मुझे शामिल कर लिया गया उसमें। क्यों, मैं अपने समाज के हित की बात तो करता हूँ, लेकिन मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं। मैं अपने बच्चों के हित की बात तो सोचता हूँ, मगर आपके बच्चों के हित की बात नहीं सोचता हूँ। तो उसमें मुझे भी शामिल कर लिया गया। तो मैंने विजेंद्र सिंह को, जबकि मैं उस समय चाहता तो मैं बिलासपुर में खुद बन रहा था, लेकिन मैंने वादा कर दिया विजेंद्र सिंह को लाऊंगा, और पूरे समाज की नाक लगी हुई थी उस पर। यहाँ तक कि जब चुनाव के वोट पड़े थे, लोग चले आए प्रत्याशी,
मैं रिकाउंटिंग करा के ले आया, ये लोग सब चले आए और मुझे तब भी ऑफर हुआ पैसे का, मैंने नहीं चुनाव। जब मेरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आया तो ये सारे लोग, चाहे पवन बिहार के हों, चाहे ये हूँ आपके विजेंद्र या अन्य नेता, सब फिर मैं कौन से समाज का हो गया। जब कहीं पेच फंसता है तो कुर्मी याद आता है कि संदेश कुर्मी है, और जब मेरा नंबर आता है तो मैं कौन से समाज का हो जाता हूँ। इस बात का सवाल है किसी पे? 70 लाख को आरोप तो लगा दिया, और मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूछता भी जब मिलते हैं, कि आप ये बताइए, किसी ने ये पूछा कि संदेश का कोई हक बनता या नहीं? कितनी जमीनें मैंने अपने क्षेत्र में छीनी, एक बता दो। कितने पैसे मैंने उधार लेके वापस नहीं गिरे, किसकी बहन बेटी छेड़ी, किसका अपमान किया, एक बता दे। और कितने को बचाइए, लाइन लगा दूंगा मैं। इज्जत कितने को चाहिए, कितने को जमीनें बचाई हैं, कितने बंटवारे तरीके से कर दिए मैंने, तमाम लाइन लगी हुई है। तो किसी ने नहीं पूछा। और खैर उस बात पे अभी आऊँगा, वो मुद्दा दूसरा है समाज वाला, पहले ये एक निपटा दूँ। तो मैं चुनाव हार गया, समाजवादी में हूँ, लेकिन कल मैंने समाजवादी पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र मैंने इसलिए नहीं दिया, मुझे कोई शिकायत है, अपनी स्वेच्छा से दिया। और मैंने समाजवादी में काम किया, अनुभव लिया और सीखा समाजवादी के लोगों से। उस बात का उनको शुक्रिया। अच्छा, ये बात आपने अपने जो त्यागपत्र है समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष पद से, बल्कि पार्टी मेंबरशिप से ही आपने इस्तीफा दिया है, उसमें लिखा भी है कि मैंने काफ़ी लोगों से सीखा, सभी लोगों का धन्यवाद लिखा है आपने। क्या सीखा आपने समाजवादी पार्टी में? मैंने यही सीखा कि दुनियादारी है क्या, हमें हमारी लाइफ क्या है, हमारी तो रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। तो मैंने यही सीखा उसमें कि हर इंसान को अपनी लाइफ के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सीखा। नहीं तो ये बात तो पार्टी में जाके सीखने की क्या बात है, तो वैसे भी सीखता है। राजनीति में कैसे चलना चाहिए ये सीखा, राजनीति में काम कैसे करना चाहिए ये सीखा, मुझे कितनी राजनीति करनी है ये सीखा, कितनी नहीं करनी है ये सीखा। और शिकायत मुझे इसलिए नहीं है, और किसी को भी नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी से शिकायत, हर पार्टी छोड़िए। क्यों? कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को देती है, लेती क्या है, बताइए। नहीं, पहले राजनीतिक आदमी ऐसे लग रहे हैं आप, वरना जितने भी लोग किसी पार्टी दल को छोड़ते हैं आमतौर पर, हमने जो देखा है वो हमेशा कोई ना कोई एक कमी बताते ज़रूर हैं। वो कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हुआ पार्टी में, या हमारे साथ भेदभाव हुआ, या हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये पहली बार आप सुन रहे हैं। यही होता है, ऐसा ही होता है। देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को देती है, लेती कहाँ है। लेकिन शिकायत कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमारी अपेक्षा ज़्यादा हो। जब हमारी, जैसे मैं ही हूँ, अब मैं कहीं मेरी शिकायत, जो मुझे एमएलए का टिकट नहीं दिया, जब अपेक्षा ज़्यादा करो तो शिकायतें तो होंगी। तो मेरी अपेक्षा नहीं, मुझे अपेक्षा के हिसाब से बहुत नहीं। तो ये अपेक्षा भी ये आई तो थी बात कि जब इलेक्शन पंचायत में था, जिला पंचायत का प्रमुख का, तो उसमें आपको जो है मौका नहीं मिला। कब? जब ये विजेंद्र सिंह को लड़ाया समाजवादी पार्टी ने, जब प्रमुख बने थे। नहीं तो वो तो मौका मैंने दिया था ना, मैं प्रमुख बनना था। मुझे पप्पू बरतौल जो विधायक जी हैं, मेरे को ऑफर कर रहे थे आप बनिए, लेकिन मैंने नहीं, मैं प्रमुख की चुनाव नहीं, ये मेरे समाज की ताकत है, प्रदर्शन है। ताकत नहीं होगी समाज सुरक्षित कैसे रहेगा? ताकत से ही बुराई दूर रहती है, कभी हाथ जोड़ के बुराई नहीं भागी है। समंदर ने ऐसे रास्ता नहीं दिया है, रामचंद्र भगवान को रावण ने ऐसी नहीं दी सीता जी। हर गलत चीज को खत्म करने के लिए स्टेप उठाना ही पड़ता है। आप इतिहास साथ सब पढ़ लीजिए, मगर बस लड़ाई जो हाथ ही काय के लिए, ये सच्चाई और सही चीज़ की बढ़ावा करने के लिए, गलत चीज़ रोकने के लिए, ये केवल खाना खाने के लिए नहीं है। देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, गांधी जी ने आज़ाद नहीं कराया था सिर्फ, बहुत क्रांतिकारी थे जिनकी गिनती नहीं है और जिन्हें फांसी दे दी गई। आज भी सुभाष चंद्र नेताजी, मैं उन्हीं का मतलब वो हूँ, जो है
आज भी दुर्भाग्य देखो, जिस आदमी देश में फौज फर्रा खड़ा करके देशों की नाक के चने चबा दी थे, और उस आदमी का दुर्भाग्य इस देश ने उस समय जो राजनीति लोग कर रहे थे उन्होंने लिख के दिया, उसे वांटेड बना के जब मिलेगा तो अंग्रेजों आपको देंगे। जिस आदमी ने खाली कराया था उन लोगों को, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप समझते हो? तो चलो हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं कि भाई पार्टी में आपका जो आपने दिया कि जो है आपने सबका शुक्रिया अदा किया है कि आपसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वो सीखने की बात बड़ी उलझे तरीके से बताइए आपने कि जो है सीखने को मिला हमको कि कैसे जीना चाहिए, कैसे हमको राजनीति करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ऐसी बात कह दी जो कि एक मतलब आमतौर पे लोग कहते हैं, लेकिन पार्टी में ऐसा क्या सीखने को मिला? जैसे पार्टी में क्या चीज़ सीखने को ऐसी मिली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं? मैं 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में रहा, वहाँ भी सीख के आया था, और जब निकला उस पार्टी से अच्छा चलिए तो मैंने किसी की बुराई नहीं की। ठीक है मेरा स्वभाव है ये। चलो भाजपा में भी आपने सीखा, सपा में भी आपने सीखा, अब आगे फिर सीखोगे। दोनों के सीखने में क्या फ़र्क है? दोनों के सीखने में क्या फ़र्क? वहाँ क्या चीज़ ऐसी सीखी जो यहाँ सीखने को नहीं मिली? देखो, कोई पार्टी हो, मेरा अपना मानना है, कोई पार्टी हो, सबकी 70% सेम विचारधारा होती है। 70% सेम, 30 डिफरेंट होती है। अच्छा। हाँ, सभी पार्टियों का क्या होता है, किसी सरकार का क्या होता है, विकास कराना, देश चलाना, प्रदेश चलाना, गांव चलाना, सभी का होता है। लेकिन 30% में क्या होता है? 30% ये होता है, कहीं कोई जाति को किसी ज़्यादा बढ़ावा देता है, कोई किसी जाति को बढ़ावा देता है, कुछ क्षेत्रीय नेता होते वो ऊपर नीचे करते, वो है 30%। 70% लगभग सेम होता है। गणित अलग है बस। हाँ, बस इतना। जिसके मास्टर आप शुरू से रहे हैं। हम क्या मास्टर जो भी है। तो ये है मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है ये। एक बात सुनो, जिसने भी पार्टी के नाम, किसी व्यक्ति ने जिसने यार 4 चीजें आपके साथ करी है, वो 2 चीज नहीं करी है, तो क्या शिकायत है? आज समय की डिमांड है कि हमें इस पार्टी में नहीं रहना है। आज समय की डिमांड, आज मुझे 14 साल हो गए विपक्ष में रहते हुए। 6 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, तब विपक्ष में थे, तब भी विपक्ष में था। आज 8 साल इसमें काम किया, तब भी विपक्ष में। मात्र 1 साल पर समाजवादी पार्टी में सरकार में रहा था मैं, वो भी कुछ रूखापन पार्टी के लोगों से हो गया, तो वो भी क्या सरकार में रहना ना रहना समझने नहीं दिया। आज 14 साल मेरे वनवास पूरे हुए हैं। 14 साल अगर कोई पार्टी जब नहीं आती है सरकार में, तो पार्टी पे धुंध पड़ जाती है। आप चाहे कांग्रेस उठा लें, चाहे बसपा उठा लें, मगर मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरा तन सुरक्षित है, जिसकी हत्या 100 बार हुई है, यही सपोर्ट पोस्ट कहते हम बहुत क्लीन चिट हैं, 100 बार कराइए, मगर प्रभु बैठा है, तय वो करता है कि किसको क्या कर, खेल तो वही खिलाता है ना, और उसी के सहारे रहते। अच्छा, हम नाम किसका लें? अगर सहारे रहे, किसका नाम ले दें? किसी का नहीं ले सकते। तो वही है। तो हमारे पास 14 सालों में भगवान ने इतना किया, धुंध नहीं पड़ी कोई संदेश के नाम पे। ये कभी नहीं हुआ कोई संदेश करो था है। और सबसे बड़ी हमारी कमाई ये है कि हम आपके सामने सुरक्षित बैठे हैं, और दूसरी हमारी कमाई ये कि दाल रोटी मिल रही, बाली बच्चे पढ़ रहे हैं, परिवार चल रहा है। हमारे साथ में और भाई बंधु हैं, सगे भाइयों से बढ़कर हैं, सबके परिवार दाल रोटी अपनी आराम से। हमारी तरक्की और सब कुछ यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब वनवास खत्म हो गया, मतलब अब जो है सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं क्या? हाँ, वो तो ठीक है, बता रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि 14 साल एक पैर पे खड़े रहना, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, जमीर वाला ही खड़ा हो सकता है, जमीर जिसका जिंदा हो वही 14 साल खड़ा हो सकता है, वरना हो नहीं सकता। और इतने अभाव में ज़िंदगी जीना, जिस अभाव में मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने ज़िंदगी जी है, उसको मैं बयां नहीं कर सकता। लेकिन वो इसलिए सह गए कि हमारा जमीर जिंदा था। जिसका जमीर जिंदा है उससे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसका जमीर टूटता है। बाकी कोई दर्द हो इतना तगड़ा दर्द नहीं लगता है, उसे अपने जमीर को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है। वही हमारा चलाना है। आगे अब ये है, देखो क्या फैसला लेते हैं। एक आध दिन में क्षेत्रीय कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लोग जो हमारे हैं बुलाते हैं, बैठ के क्या निर्णय लिया जाएगा, फैसला लेते हैं, आगे काम करते हैं। काम करने वाले व्यक्ति काम करना चाहते हैं, नहीं है कि कोई मुझे पद चाहिए। संभवतः यही है कि सबका रुझान की भारतीय जनता पार्टी में चलो, पुराना घर है अपना,
और जो कि क्षेत्रीय सांसद एक हमारे आदरणीय संतोष कुमार जी हैं, MP मंत्री रहे खैर, तो मंत्री क्या वो तो खैर बहुत कुछ है। फिर उधर आदरणीय कश्यप जी हैं, उनको चुनाव लड़ाना है। इधर जो भी पार्टी का फैसला होगा बरेली लोकसभा में उसको लड़ाना है। तो आपने मान लिया है कि आप भाजपा में जा रहे हैं? हाँ, लगभग जाना तय है। 100% तो नहीं कह सकता कि अभी तक बातचीत पूरी बैठ के नहीं हो पाई है, मतलब अपने कार्यकर्ताओं से। तो जाना तय तो मानो, पर अभी पक्का नहीं। और मैंने जो 15 साल काम किया, अब मुझे करना क्या है? मैंने जो 15 साल काम किया, उस 15 साल में क्षेत्र में जो एनर्जी मेरी वेस्ट हुई, जो भी है, तो मैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लाके मैंने एक हरेंद्र पटेल नाम के पेड़ को खड़ा कर दिया। मैंने, बाकी अन्य लोगों ने भी, ठीक है। और ऐसा पेड़ खड़ा कराया कि क्षेत्र में उस पेड़ को आम पब्लिक को किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी के नहीं है, राजनीतिक लोगों को वो परंपरा है, और है भी तो उससे निखार आता है। जब तक टकराव नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, तब तक गलतियां दूर कैसे होंगी, हम सीखेंगे कैसे। और अब मैं ये चाहता हूँ, पेड़ वो ऐसा लगाया मैंने कि उस पेड़ को सींचे हम लोग सब मिलके, उसको सींचते रहें, उसकी छांव फल सबका आनंद लेते रहें। इतना सा सोचना। आगे मेरी कोई चाहत नहीं है कुछ चुनाव लड़ने की, क्योंकि मैं इन 14 सालों में मैं वीरेंद्र सिंह जी से शुरू हुआ था। उनका मैंने जीवन काल देखा, राजनीतिक काल देखा। मैंने आदरणीय वीरपाल जी हैं सपा के, उनका भी मैंने देखा, राजनीतिक जो भी सारी चीज़ें। बाकी क्षेत्रीय और भी हैं, कईयों की तो बिल्डिंग हो गई है करियर पे। तो मेरा जो टारगेट था बिल्डिंग हो गई, वो ख़त्म हो गया खेल। बुराइयाँ जो थी वो लगभग ख़त्म हो गई, छोटी बहुत थोड़ी रह जाती हैं, तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अब आराम से अपना व्यापार, 2 रोटी मिल रही है, सुकून से बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। टारगेट है कि इस मुकाम पे पहुँच जाए। बच्चे किस क्लास में, कितने बच्चे हैं आपके? अरे बच्चे तो बहुत तेरे हैं। कितने कुछ? बच्चे 4 हैं। बड़ी बेटी है, फिर उसके बाद बेटा है, फिर बेटी है, फिर छोटी बेटी है, और 3 बेटियां हैं। लक्ष्मी है 3। तो क्लास किस कक्षा में पढ़ते हैं वो? बड़ी बेटी जो है 10th में इस बार एग्जाम दे रही है, और बेटा जो 8th में है, फिर एक 5th में, एक 3rd में है, इस तरह से। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी एक रेंज पे पहुँच जाए जिनके माध्यम से कमजोर लोगों तो किस तरह के बच्चों को आप किस तरह का करियर देना चाहते हैं? किस तरह का? ऐसा है जैसे आपकी तो अपने जीवन में आपने जो बताया कि आपने शुरुआत में जैसा आपका लाइफ रही, फिर उसके बाद आपने कई तरह के काम करके आपने राजनीति में भी गए, और आप अपनी जगह खड़े हैं आज जहाँ पर भी हैं, और आप अपने आप मान रहे हैं कि हम आप इस जगह हैं कि अपने घर परिवार को ठीक से अपना सस्टेन किया आपने। तो अब उन बच्चों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मतलब उनको क्या? बच्चों को, जैसे बेटी है उसको खुद डॉक्टर बनना है, उसका मन है। बच्चों पे हम अपनी राय कन्विंस तो कर सकते हैं, थोप नहीं सकते। तो बड़ी बेटी का अपना मन है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब ये बड़ी बातें कैमरे पे हो जाएंगी, तो वो नहीं बनेंगे, तो वो हास का वो बन जाएगा। नहीं, ये तो हम दिशा की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा लगता है कि उनका जो है डॉक्टर रुझान, हम उनका रुझान डॉक्टर बनने का है, और उस हिसाब से समय भी दे रही हूँ हमारी बड़ी बेटी। और बेटा भी, मतलब सारे बच्चे पढ़ने लिखने में मालिक की दुआ से। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी ज़रूरत नहीं रही। बच्चे अच्छे दे दिए भगवान ने दिमाग से, और जिम्मेदार भी है। तो मुझे लगता भी अच्छा, फिर बेटा और बेटी है, उनका IAS का मन है। बड़ी बेटी डॉक्टर है, बाकी छोटे 2 बच्चे हैं, उनका IAS का मन है। किसी के राजनीति में जाने का? ना, राजनीति में मैं नहीं जा दूंगा ना। राजनीति वाली बात तो मैं रोक दूंगा कि राजनीति से खतरनाक चीज क्या है यार, कैसी बात कर रहे हैं। राजनीति में तो अपने परिवार में जाने से दूंगा, किसी को सलाह नहीं दूंगा राजनीति करो यार, बहुत टेढ़ा काम है, बहुत सहनशीलता का, बहुत परेशानी। तो बस सब बच्चे पढ़ लिख जाए, बस इतना सा है। और बाकी संग साथी भाई लोग हमारे 2 4 5 और जो बुरे समय से अब तक साथ रहे, आज भी साथ हैं। सब भाई बंधु सगे भाई तरह रहते हैं। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत से, 10-12 बच्चे होंगे हमारे पास, सब बढ़िया पढ़ रहे हैं। टारगेट है इसमें से 5-7 IAS बना लें, 2-4 डॉक्टर बना लें,
और फिर उनसे सेवा कराएं लोगों से। कैसे सेवा करी जाती है भाई, अब आदमी इलाज कराता है यार, कितना पैसा जाता है आप समझते हो। 10 रुपए की गोली 80 रुपए में दी जाती है। जांच होती तो 500 रुपए की जांच में 250 डॉक्टर पहले ले लेता अस्पताल वाला, फिर वो भी कमाता है कितने रुपए का, कितने हो रहा है, मेडिकल का क्या हिसाब है सारी। तो मेरा मतलब ये हॉस्पिटल खुल जाएगा तो उसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। बेटी को हमने बताया बेटा डॉक्टर बन जाओ तो अस्पताल हम देंगे बना के तुम्हें, कितनी मेहनत करनी पड़े। तो उसके माध्यम से ये मरीज आया, पैसे हैं नहीं हैं, कितने भी छोड़ देंगे तो भी इतने मिल जाएंगे कि अस्पताल चलता रहेगा। बहुत पैसे की हमारे बच्चों को भी जरूरत नहीं होगी, जैसे हमारी बहुत ज़रूरत नहीं है ऐसे हमारे बच्चों को भी जरूरत नहीं होगी। तो उसके ऐसे अगर IAS बन गया तो भाई कलेक्टर के पास, कलेक्टर होता है उसके पास कितने लोग जाते हैं, वो कितनों की चाहे मदद कर दे, हमें कलेक्टर बना दो जरा, देखो कितना आराम मिल जाए। मगर बन तो नहीं सकते कि ये प्रावधान नहीं है, हम समझ लेंगे किसकी समस्या क्या है, इसकी राहत क्या है, तो उस माध्यम से लोगों को न्याय मिलता है। अच्छा, इतना जो उठापटक हुई जीवन में, इसमें कोई ऐसे कोई कलेक्टर, कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कोई टकराए जिनको लगा कि हाँ यार ये वाकई में बड़े अच्छा काम करने वाले लोग हैं? ना ना ना, मेरे लैब में बताऊँ सरकारी उसमें जज कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत सुना कोर्ट में। क्या होता है, जैसे एक क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का एक वेशभूषा होती है, पर्सनालिटी होती है। तुमने मुझे भी देखा होगा, मेरा कोई चाल ढाल, पहनना ओढ़ना की दाढ़ी, कड़े, अंगूठी, मार, मोटा सा, वो सब चीज़ें मैं कहाँ है मैं कहाँ इन चीज़ों में हूँ। मैं तो यार बहुत सादा ज़िंदगी, बनना लोअर टी शर्ट पहन ली, हाँ आमने अगर कहीं मिला हुआ हूँ लोअर टी शर्ट ट्रैक सूट बस पहन लिया, अपना घूम रहा हूँ, ज़्यादा मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो कोर्ट में मैं एक बार गया था, बसपा सरकारी में बताऊँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ चूँकि उसमें 307 का मुकदमा लिखा दिया था बसपा सरकार में, तो मैं सरेंडर नहीं हुआ था। ना 307 नहीं, सॉरी SC एक्ट का, SC एक्ट तो किसी पे लिखवा दूँ तो मैं सरेंडर नहीं हुआ। क्यों SC एक्ट किसी पे भी क्यों लिखवा दो? जैसे उसका मेडिकल नहीं होता है ना। अच्छा भाई 307 करोगे तो घटना हो कि पूछा जाएगा, गोली चलेगी, मेडिकल टेस्ट होगा। हाँ मेडिकल टेस्ट होगा, उसका तो कहेंगे भाई मैं जाति तुझे सब कहे बस मुकदमा लिख दिया। तो मैं सरेंडर होने गया, नहीं सरेंडर नहीं हुआ था मैं। तो उसमें तो मेरे लिए कुड़की लेने गए थे CO साहब और दरोगा जी कि साहब बहुत हार्ड इंसान है, ये क्षेत्र में भय व्याप्त है, इस तरह का गुमराह करके। तो जज साहब भी बहुत बढ़िया आदमी थे, जज साहब भी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत कड़क थे। तो वो खिंचाए बैठे थे। नेक्स्ट डे मैं अगले दिन मैं गया था सरेंडर होने, जब मेरी एप्लीकेशन नंबर आया मैंने हाथ उठाया, मेरा नाम पढ़ा तो उन्होंने कौन संदेश करोगे, मैंने हाथ उठाया तो मुझसे बड़े लाल हो गए, बहुत रूखे। मैंने कभी ऐसा बर्ताव जज करते नहीं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। और मुझसे 2-4 बातें उन्होंने कही, कितने मुकदमे हैं, तो तेज मिजाज में सर होंगे 3-4 हिसाब से। मैं चुप हो गया, जेल में जो फौरन बेल कैंसिल कर दी, फिर लंच हो गया, वो चले गए। गर्मी का समय था, जब कोटपुर वाले सब लोग मुझे जानते थे कि मेरा व्यवहार इतना अच्छा था, सरल था मेरा व्यवहार। तो जब वो लौट के आया, मैं कोर्ट में बैठा था, तो उन्हें आगे जेल नहीं भेजा। तो मैंने आगे बेल आगे जा चुकी थी दूसरे कोर्ट में, सेशन में, वहाँ से जब कैंसिल हो गई। तो जब वो लौट के आया, अब तो जो विद्वान होता है कि जज बैठा है, वो ऐसे थोड़ी बैठा है, विद्वान होता है। उसने बॉडी लैंग्वेज मेरी देखी, पता नहीं क्या, तो जो बताया गया और जो मुझे देख रहे थे तो उनको तालमेल नहीं बैठा मिल रहा था। जो मुझे CO साहब मेरी इंट्रोड्यूस करा के गए थे कुड़की उड़की का, और मैं आया, उन्होंने मेरी वेशभूषा देखी, थोड़ी मुझसे बातचीत 2-4 तो बात करी, तो मुझसे उन्हें कहे पड़े मुझसे, वो बोले ऐसा है क्यों भाई, जो तुम्हारा फीडबैक मिला है और जो मैं देख रहा हूँ, कुछ मैं तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ, थोड़ा मुझे बताओ। तो मैंने कहा छोड़िए साहब, कि हम तो तय कर लिया था कि 5 साल पता नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे, जेल में रहेंगे, घर रहेंगे, हमने तो कुछ तय कर लिया, कहीं रहे जिंदगी कटनी है। तो क्या पूछे झाव क्या है, घाव क्या है, ठीक है तो बोल बताइए। तो मैंने सर 1 घंटा लगेगा कम से कम। उन्होंने सारी कार्रवाई रोक के और 1 घंटे तक मुझे बोलने दिया। 1 घंटे? 1 घंटे। तो मुझे बोलना शुरू हुआ तो 15-20 मिनट हुए। अब चूंकि मेरा मिजाज थोड़ा नरम तो
नहीं है, ये तो बात है। मैं चाहता भी नरम हो सबकी तरह, मैं भी कितना नरम हूँ, मज़ा आए, लेकिन अब ये पैदाइशी जीन से कहाँ ले जाऊँ। तो मैं जब बोलने लगा तो फिर मैं शिशु के साथ जो हो रहा है गलत, तो उसका दर्द तो निकलेगा ही, हंस के थोड़ी सुनाऊंगा दर्द यार। तो मैं थोड़ा फिर आ गया अपने फॉर्म, मतलब कहते हैं जो ये, तो और भी वकील वकील काफ़ी आ गए मेरी बात सुनते। फिर एक महिला वकील आई थी, और उनका नाम शायद कुछ रजनी नाम था शायद, मैं मानता हूँ, काफ़ी बुजुर्ग थी, वो भी आ गई। जब वो आई तो उन्होंने कार्रवाई रोक दी, उन्होंने मतलब मेरे को शांत कर दिया। हाँ वकील साहब बताया, क्योंकि महिला भी थी, बुजुर्ग भी थी, खड़ा नहीं हो सकती ज़्यादा। तो बोले नहीं साहब कोई हजूर कोई काम नहीं। तो बोले कैसे? बोले कोई निकल रही थी, बच्चे को सुनने लगी, आ गई कि जानती हो आप? बोले मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कि कैसे? बोले ये बरेली कॉलेज मेरे बच्चों के साथ पढ़ा हुआ है, पढ़ने भी बहुत बढ़िया था, और लड़का भी बहुत बढ़िया है, ये तेज है थोड़ा सा बस मिजाज इसका, और इसकी ज़िंदगी वो जो उनकी भाषा थी, मैं तो इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मैंने विधायक जी को नाम लेके बसपा के, वो वीरेंद्र सिंह विधायक है, भानेजा की ज़िंदगी खराब कर रखी है, ऐसे करके उन्होंने अपने शब्दों में कहा। हाँ, तो मैं मेरी बात को वो और पुष्टि हो गई। ये ऊपर वाले का तो कुछ संयोग था, उन्हें भेजा तो मेरी बात की पुष्टि हो गई। फिर कोई बनना, फिर उन्होंने व्यक्तिगत मुझे फिर बुलाया, मेरी पूरी बात को सुना, फिर उन्होंने समझ गए इसके साथ गेम हो रहा है। तो मुझसे कभी ये भी नहीं कि एक पैसे की कोई डिमांड करी हो, यहाँ तक कि मिठाई का डिब्बा एक बार मैं ले गया, वो तक उन्होंने वापस करा दिया। ये समझ लो, वो ऐसे मिठाई का डिब्बा मुझसे नहीं, तो नहीं फिर कभी आना, ऐसे कुछ नहीं, तो मैं कोई नहीं सर। फिर उन्होंने मेरी जो भी कार्रवाइयाँ थी बहुत सूझबूझ के मनन करके, जो तुम पे गलत कार्रवाइयाँ थी वो गलत ही साबित करी। ठीक है, तो ऐसे हुआ। ऐसे पुलिस अधिकारियों बहुत अधिकारी ऐसे थे कि मैंने कहा मेरी बात कराओ बस। जैसे जब मुझे बात करनी, मेरे पास शब्दावली है, मेरे पास बात करने का तरीका है, मेरे पास शब्दावली, मेरे पास बात करने का मैटर है, तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो मैंने एक दो बड़ा उच्च अधिकारी थे, तो मैंने मेरी किसी से कहा मेरी बात कराओ। तो मेरी 35 मिनट मेरी बात हुई थी, मैं बोला था 35 मिनट में वो समझ गए सब चीज़ें क्या हैं। फिर उन्होंने बड़ी मदद ये करी कि मेरा गलत चीज़ों से बचाव किया। ये नहीं मैंने गलत किया हो तो उसमें उसने सहयोग किया, उन्होंने मेरे साथ जो गलत हो रहा था उसको उन्होंने थोड़ा सा रोकथाम किया कि इंस्पेक्टर ऐसे आए। और ये भी नहीं कोई मुझसे डिमांड रही हो, मैंने हालांकि जो चलन आज का है मैंने प्रयास करके देखा नहीं, लेकिन वो जमीर वाले लोग थे, वो मेरी तरह खुददार लोग थे, ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसा कभी रहा कि जैसे बहुत सारे मामलों में तो जैसे ये लग रहा है कि ऐसे मुकदमे हो गए जो किया ही नहीं था, इस वजह से हो गए, लेकिन ऐसा कभी हुआ, जरूरी नहीं कोई गंभीर अपराध, कोई ऐसा इस दरमियान ऐसा कुछ रहा जिसमें लग रहा है कि हाँ वो गलती से या किसी भी वजह से ऐसी चीज़ हो गई जिसका अफसोस है अभी भी? पानी थोड़ा पानी तो वो ऐसा है। हाँ नहीं चलने दो। देखो क्या है, जब रामचंद्र जी वनवास में गए थे जंगल में, तो कोई चीटा भी दबा हुआ उनकी सेना से है, कोई हिरन भी मरा था, कोई कुछ मरा था, कोई चींटी दब जाती धोखे से। तो ऐसा नहीं है कि जब आप उस लाइन में निकल गए हो या निकाल दिया गया खाना बस किसी भी क्षेत्र में, तो वेस्टेज तो हो ही जाती है। सोना भी वेस्टेज होता है, आप गलाने जाओ सोने को भी 100% का उसमें वेस्टेज निकलेगी। थोड़ा बहुत तो मजबूरन समझो या हालात समझो, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता है, और मैंने कुछ किया भी है तो मुझे सज़ा मिली है, मैं फुल संतुष्ट हूँ उस बात से, मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मैंने इतनी परेशानी उठाई है तो शायद मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी और मुझे मिल गई, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कोई गलती नहीं करना चाहता। वो अलग बात है, आगे भगवान मुझसे क्या कराएगा, मेरे हाथों में क्या लिखा है, क्या खेल खेले जाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही थे, हम तो लोग तो माध्यम। हाँ, मैं ज़्यादा सही तो राजनीति नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं सही गलत पे ज़्यादा काम करता हूँ। हाँ, सियासतबाजी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो इसलिए राजनीति में चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है कोई सा।
पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए काम करना, बाकी क्षेत्रीय या जो भी नेता होंगे उनके लिए काम करना, ज़्यादा अधिक से अधिक वोट डलवाना और क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराना शासन प्रशासन के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर से। चलिए, लंबी बातचीत हो गई हम लोगों की, और एक विषय और रह गया हमारा। हाँ बताओ। जो मेन विषय है, मुझे करना क्या है। चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति में जा रहा हूँ, मतलब पार्टी पकड़ रहा हूँ, करूँगा फिर मैं क्या। मुझे मेन काम क्या करना है दरअसल में ये देखो, जब तक कोई गलती को आप स्वीकारोगे नहीं तब तक उस गलती को सही नहीं किया जाता। एक हुआ क्या, पिछले दिनों जो राजनीति हुई है हमारे क्षेत्र में, खास से हमारा क्षेत्र भूड़ बोला जाता है, 84 गांव कनौजियों के हैं। कनौजिया मतलब कुर्मी, कुर्मी 84 गांव हैं। हमारे कनौजियों का एक इतिहास रहा है, जो कह दिया वो हो गया, जो कहा वो हो जाएगा, मतलब बहुत हद तक कायम रहते थे अपनी बात पे। मुझे एक बात याद है, मैं जब पहली बार वीरपाल सिंह यादव जी से मिला था बड़िए, तो उन्होंने एक बात कहा था, कनौजिया भाई, एक दौर था हमने सुना था कनौजिया तो वो होते जो कह देते वही होता है। हमने बिल्कुल साहब, हम उन्हीं में से कनौजिया हैं जो कह देंगे वो ही होगा, पूरा हो जाए पश्चिम हो, हम बात से नहीं हटते। लेकिन उनने क्यों कहा, शायद हमारे लोग ऐसे रहे होंगे, हमारा समाज ऐसा रहा होगा। लेकिन अब परिवर्तन क्या है समाज में, अगर कनौजिया ने कुछ कह दिया वो होना ही नहीं है। अच्छा, उल्टा हो गया मामला। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ये क्या होता है, किसी समाज, धर्म या क्षेत्र, प्रदेश, देश का उत्थान तभी संभव है एक राजनीतिक माध्यम जो नेतृत्व करता है। आज देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, देश का भविष्य, हाँ, उत्थान, तरक्की मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। ऐसे क्षेत्र होता है। तो इससे पहले क्षेत्र में जिन लोगों ने राजनीति करी, तो उन्होंने राजनीति हासिल करने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए नेतृत्व गलत दिशा में ले गए। आज मेरे वर्कर हैं, मेरे भाई लोग हैं क्षेत्र के, मेरे साथ जो, आज वो वही तो स्टेप उठाएंगे जो स्टेप मैं लूंगा। तो ये मुझे सोचना है कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ ये आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा। तो मुझे सबसे बड़ा दुख क्या है कि मैं आज भी अपनी जगह पे कायम भी जो कहता हूँ वही करता हूँ, और मैं संतुष्ट रहता हूँ, चाहे नुकसान हो जाए मेरा, उसके बाद संतुष्ट रहता हूँ। कि मुझे थोड़ा दुख ये है कि कैमरे पे ये बात कहना थोड़ा मुझे शोभा तो नहीं दे रही, मगर कहना यूँ पड़ेगी, क्योंकि जब तक कोई गलती को तुम स्वीकारोगे नहीं तब तक उसमें सुधार संभव नहीं है। कनौजिया भूड़ के हैं जो, उनसे कोई समाज हुआ, कोई धर्म हुआ, सब नाराज रहते, रूखे रहते हैं। कारण में उन्हें नहीं मानता जो रहते हैं, कारण में इन्हें मानता हूँ। क्यों, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं भी उस समाज से हूँ, मुझे दर्द ये होता कि मैं उस समाज से हूँ। उसको गालियाँ दी जाती हैं समाज को, बुरा नहीं लगेगा क्या? जिस समाज से हमारी पहचान है, हमारी दर पीढ़ी धीरे आने वाली पीढ़ी को पहचान मिलेगी। तो मेरे लिए अब काम क्या करना है, मैं, और इसमें गलती क्षेत्र के जो प्रधान है, मुज्जित लोग हैं, इनकी नहीं है। कमियां क्या हो गई हैं इनकी, शाम को तुम्हारी चाय पियेंगे, दोपहर में आपकी पियेंगे, और सुबह को किसी और की पियेंगे। इनका ये चलन हो गया हमारे क्षेत्र का, और उस बात की हमें बड़ा पीड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे विपक्ष में आप काम करिए, किसी को वोट दीजिए, मगर अपना किरदार बना के रखिए। किरदार गलत हो गया है। तो जो किरदार है हमारे क्षेत्र में लोगों का, कुर्मी लोगों का, कनौजियों को बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपना किरदार मेंटेन रखिए, जहाँ हो वहाँ रहो, जहाँ भी रहो, विपक्ष में रहिए, कायदे में राजनीति करिए। मेरे खिलाफ कोई चुनाव में लड़ूँ तो मेरे खिलाफ लड़िए, लेकिन एक कायदे में लड़िए, विरोध भी करिए। एक राजनीतिक लेवल पर विरोध कहाँ होता है वहाँ तक करिए। ये नहीं किसी पत्नी मुकदमा, किसी बेटे मुकदमा, किसी का घर बनाए, इसको खसवा दो, इसका वो करवा दो, कहाँ की बातें हैं। मैं इन चीज़ों चलन में नहीं हूँ। तो एक तो उनका किरदार मेंटेन करना है मेरा मेन मकसद, अपने समाज का, पक्ष हो या विपक्ष हो। तो कैसे होगा ये मेंटेन? सोच रहा हूँ उस पर काम कैसे करूँ, और ये देन किसकी है, मेंटेन करूँ,
मेरी कोशिश है उसके लिए काम। मैंने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, नेताओं के लिए मैंने बहुत कुछ दिया है, चुनाव मैंने लिया ही क्या आज तक, मैं देने वालों में से रहा हूँ। समाज को मैंने दिया, सबको प्रमुखी छोड़ दी मैंने। आज थोड़ा मैं और सोच रहा हूँ कि थोड़ा काम और करूँ कि इनका किरदार मेंटेन कर दूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो समय की डिमांड है, बरेली की डिमांड है, क्षेत्र की डिमांड है, या जो भी है आज के दौर में। जब आपका किरदार ही नहीं है तो आपको आंका कैसे जाएगा? आपका किरदार ही नहीं है, आपका पता नहीं आप कितने गहरे उतरे, तो आपको कहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, किस रेंज में? तो एक किरदार मेंटेन करिए। केवल इतना सा मुझे क्षेत्र में काम करना, और मेरी राजनीति में कोई इच्छा नहीं है। और बाकी जब राजयोग होता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, और नहीं होता है तो कोई कुछ बन नहीं सकता। राहुल गांधी जी देख लीजिए, तो ये राजयोग होते हैं। मोदी जी देखिए चाय वाले, कहाँ ले जाओगे? योगी जी देखिए मंदिर बैठते थे, मुख्यमंत्री। ये राजयोग है, जिसके चेहरे पर, उसके जिसके माथे पर राजयोग लिखा है तो लिखा, नहीं लिखा तो मतलब नहीं बनता है। तो और ये बनाया किसने? जो क्षेत्र के लोगों ने राजनीति की, सिर्फ क्षेत्र से लिया, क्षेत्र को दिया कुछ नहीं दिया, तो ऐसा किरदार बना के छोड़ गए कि कुत्तों से बड़ा, मतलब कुत्तों से बुरा किरदार बना दिया। उस पर मुझे काम करना है, इंसान बनाना है उन्हें, जिम्मेदार बनाना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो एक किरदार में व्यापार करो, राजनीति करो, मेरे खिलाफ करो, मगर दायरे में। दायरे हमारे क्या, लोग आके यहाँ, ये लोग यहाँ से यहाँ तक करते सकते, पता नहीं कौन क्या कर सकता। आज ये है कि ये है, पता नहीं ये क्या करेगा। तो जिस आदमी को पता नहीं क्या करेगा, तो उसकी पोजीशन सामने वाले के दिन में क्या होगी? हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? आने वाली एक पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, उनके बच्चे मित्र, उनका भविष्य क्या हुआ? तो एक मैं राजनीतिक समाज के लिए एक सुरक्षा कवच देना चाहता हूँ, किरदार बन के। इतना सा काम करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी भगवान तय करेगा क्या सोचा है, मुझे क्या मालूम क्या सोचा है। इतनी सी अपनी ज़िंदगी है, और बाकी तो जो है वह कटता ही है। कमाना खाना रह गया है, मुकदमे जो लगे थे सब लगभग खत्म हो गए, कुछ व्यापार की समस्याएं थी वो भी सब खत्म हो गई। बेटी का चल रहा है, मैंने बताया था व्यक्तिगत तौर से आपको समय, उसका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। और अब ज़िंदगी में जो विरोधी थे खामों खा के, वो स्वतः ही सब सुस्त पड़ गए। और समय के हिसाब से चीज़ें बदलती तो हैं, नई परंपरा थोड़ी है, तो पुरानी परंपरा। एक दौर में आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम 50 साल बाद दे पाएंगे, नहीं, कदाची नहीं। बेशक हमारे बच्चे थे, पर हम नहीं दे पाएंगे। तो परिवर्तन तो नहीं है हमारा, तो इतना ही रह गया, कमाना खाना रह गया बस। उम्र ही कितनी रह गई है, 10 साल के बाद तो हास्य खत्म हो जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। बस फिर क्या, कोई कुटिया पकड़ लेंगे मियाँ भी, वही हरिओम करेंगे। जी जिंदगी का अध्याय। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदेश भाई, इंडस न्यूज़ टीवी से बात करने के लिए। और जैसा कि एक लंबी बातचीत हम लोगों के बीच में हुई, बल्कि बातचीत भी क्या हुई, उन्होंने ही सुनाया, मैंने तो सुना, आप लोग भी सुनेंगे इसको। और एक आम पृष्ठभूमि से उठने वाले, और फिर उसके बाद अलग अलग बहुत सारे लोगों की लाइफ की अपनी जो रास्ते हैं वो बनते हैं। संदेश जी के रास्ते भी बने, और राजनीति में, और राजनीति का जो पटाक्षेप है उनका, वो अपना तय कर रहे हैं कैसे क्या करेंगे, और किस तरह से उनकी संतुष्टियाँ हैं, और कहाँ किन जगहों पे वो असंतुष्टियाँ हैं वो भी उन्होंने रखी। और बहुत ही साफ गोई से उन्होंने सारी बातों को रखा, व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी। और मुझे लगता है कि ऐसे ही तरीके से बहुत सारे लोग अपनी बात कर सकते हैं, और जिससे कि एक स्वस्थ समाज में एक साफ़ सुथरी बात करने वाले लोगों से ही बन सकता है। और इस कार्यक्रम को आप देखिए, इंडस न्यूज़ टीवी को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल में काम करते हैं, एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए।